अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ लिया सेंसिंग डिवाइसेस डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि मैं एक सेंसर बनाना चाहते हैं, ऐसे एक रोबोट बनाना चाहते हैं जो ह्यूमन बीइंग की तरह हो, उसकी भी सेंसेस हों, सब कुछ सेंस कर सके। अभी वो तो रिसर्च जारी है, लेकिन हम जो कुछ कर चुके हैं, हम बना चुके हैं टेम्परेचर सेंसर्स, हम बना चुके हैं LDR, ये दोनों पढ़ लिए थे हमने। और किसी भी सेंसिंग सर्किट जो होता है वो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होता है। क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होता है। हम सेंसिंग डिवाइस के साथ सीरीज में एक फिक्स रजिस्टर लगाते हैं और बैटरी लगा लेते हैं। तो जब भी वो चीज़ जिसको आप सेंस करना चाह रहे हैं, टेम्परेचर को सेंस करना चाह रहे हैं, ब्राइटनेस को सेंस करना चाह रहे हैं, और क्या करना चाह रहे हैं, स्ट्रेस को या स्ट्रेन को सेंस करना चाह रहे हैं, तो उससे क्या होता है, सेंसिंग डिवाइस की रेजिस्टेंस आमतौर पे चेंज हो जाती है। जब उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है तो क्या होता है, जब उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है मेरा बेटा, तो वोल्टेज चेंज हो जाती है, वोल्टेज रेशो चेंज हो जाती है और वोल्ट मीटर पे रीडिंग चेंज हो जाती है। ये पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा आर्टिकल है स्ट्रेन गेज। हेडिंग लिखिए स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज क्या होता है? स्ट्रेन गेज एक प्लास्टिक की बैकिंग होती है, स्लीव होती है प्लास्टिक की। इसके अंदर एक वायर, थिन वायर होती है जो सील्ड होती है, प्रॉपरली हिल नहीं सकती साथ साथ, और फोल्डेड होती है। सील्ड थिन वायर इन मेनी टर्न्स। ये थिन वायर है, थिन वायर, ये प्लास्टिक बैकिंग है। ये वायर सील्ड है, सिक्योरली सील्ड है, प्रॉपरली सील्ड है। ड्रॉ कर लें, प्लास्टिक बैकिंग या शीट, स्लीव भी कहते हैं, प्लास्टिक स्लीव। हाँ जी, स्ट्रेन गेज है। स्ट्रेन गेज बेसिकली स्ट्रेन सेंसर है। प्लास्टिक फिल्म, प्लास्टिक स्लीव। हाँ जी, स्ट्रेन गेज कंसिस्ट ऑफ a thin wire folded in many turns, या folds भी कह सकते हैं, sealed in plastic film और sleeve जो भी है, as shown। द मटेरियल, जिस मटेरियल का स्ट्रेन फाइंड आउट करना होता है ना, उस पे इसको टाइटली प्रॉपरली ग्लू कर देते हैं, स्टिकर की तरह, जो हिल भी ना सके। स्ट्रेन गेज is firmly attached with the material whose strain is to be determined, whose strain is to be determined। whose strain is to be determined। जी बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपने ये कोई मटेरियल है, हमने इसकी स्ट्रेन फाइंड आउट करनी है, तो उसके ऊपर मैंने स्ट्रेन गेज को ग्लू कर दिया, टाइटली अटैच कर दिया और इसकी दो तारें आगे तक ले आया। ठीक है, अब अगर इसमें स्ट्रेन आएगा, ये खिंचेगा,
तो उसके ऊपर जो स्टिकर की तरह स्ट्रेन गेज लगी है वो भी खिंचेगी। जब वो खिंचेगी तो क्या होगा, उसके अंदर जो थिन वायर है वो भी खिंचेगी ना, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, एरिया कम हो जाएगा। इन दोनों से क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, है ना, ये होता है। आगे लिखते हैं, व्हेन द मटेरियल इज अंडर स्ट्रेन, व्हेन मटेरियल जिसके ऊपर स्ट्रेन गेज लगाई हुई है इज अंडर strain, the strain gauge also experiences the same strain, also experiences the same strain. So the length of wire increases, length of wire जो ये folded wire है increases, and area, cross sectional area decreases. Therefore resistance, आप कहते हैं ना resistance is proportional to length and inversely proportional to area. length बढ़ गई, area कम हो रहा है तो resistance बढ़ जाएगी. Therefore resistance of strain gauge increases. रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन गेज इंक्रीजेस. प्लीज कॉपी करें. स्ट्रेन गेज क्या होती है, एक थिन वायर होती है, फोल्डेड इन मेनी टर्न्स. प्लीज कॉपी करें. जी जनाब. जी बेटा, मेरे साथ कल आपकी सेम टाइम पे क्लास होगी. अच्छा, छुट्टी नहीं है, मैं सेम टाइम पे क्लास लूंगा, आगे पढ़ेंगे. हम चाह रहे हैं मॉक तक खत्म कर लें इसको. डन, कॉपीड, ओके. ठीक है जी. स्ट्रेन गेज क्या होती है, एक प्लास्टिक की क्या होती है, स्टिकर लाइक चीज होती है, प्लास्टिक की फिल्म होती है जिसके अंदर एक थिन वायर जो है ना टाइटली सील्ड होती है, प्रॉपरली लगी होती है कि अलग नहीं हो सकती. अब जिस मटेरियल की स्ट्रेन निकालनी होती है, फॉर एग्जांपल यहां पे एक क्रैक है दीवार में, क्रैक मैंने देखना है क्रैक बढ़ रहा है कितना ही है, तो मैंने क्रैक के ऊपर क्या लगा दिया, स्ट्रेन गेज अटैच कर दी. यहां पे मैंने इसके ऊपर स्ट्रेन गेज लगा दी, स्ट्रेन गेज. अब इसकी दो वायर्स अलग आ रही है ना, स्ट्रेन गेज लगा दी, स्ट्रेन गेज है, इसको अटैच कर दिया. अब अगर यहां पे क्रैक बढ़ेगा, जब क्रैक बढ़ेगा तो उसके ऊपर जो स्ट्रेन गेज लगी है वो खिंचेगी. जब खिंचेगी तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, एरिया कम होगा. जब वो खिंचेगी तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, एरिया कम हो जाएगा, तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी. अब उसको हम कैसे चेक करेंगे, मैं बता दूं तो आपको. ये देखो, स्ट्रेन गेज सर्किट तो ये है ना आपका, सर्किट वही है, फिक्स रेजिस्टर, यहां पे क्या है, फिक्स रेजिस्टर, और यहां पे स्ट्रेन गेज की तारें आ रही हैं. स्ट्रेन गेज वो लगी हुई मटेरियल के ऊपर चिपकी हुई है, वो जिस मटेरियल की आपने स्ट्रेन निकालनी है ना उसके ऊपर अटैच है. क्रैक है ये, क्रैक ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं. ये स्ट्रेन गेज है, SG स्ट्रेन गेज. स्ट्रेन के अंदर ये थिन वो जो वायर है, वायर, ये क्या है, क्रैक. अब आपको पता है अगर क्रैक की विड्थ बढ़ेगी तो जो स्ट्रेन गेज के अंदर वायर है वो खिंचेगी, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, इसलिए उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी. अब चेंज इन रेजिस्टेंस को आप यहां पे चेक कर सकते हैं.
यहाँ पे वोल्ट मीटर पे रीडिंग में चेंज आएगा, तो हम इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं स्ट्रेन के साथ। इसका मैथमेटिक्स करते हैं अभी आप। तो बेटा ये वो फिक्स रजिस्टर है, ये स्ट्रेन गेज है, ये क्रैक के ऊपर दिखाई, क्रैक का और कोई कलर होता तो ज़्यादा अच्छा था। ये सरफेस है जिसमें यहाँ पे क्रैक है, मैं देखना चाहता हूँ क्रैक की विड्थ बढ़ रही है कि कम हो रही है कि उतनी है। तो मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेन गेज को फर्मली अटैच कर दिया इसके साथ, इसकी 2 तारें यहाँ पे लगाया है, ये सीरीज सर्किट बन गया। वही चीज़ है, जब स्ट्रेन बढ़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर पे रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी, और इस वोल्ट मीटर पे रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर लिया हुआ है। इसकी फिजिक्स सुन लें क्या है, इसकी फिजिक्स। हम स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, याद है स्ट्रेन क्या होती थी, व्हाट इज स्ट्रेन, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ, भूल गया है ना। स्ट्रेन क्या होती थी, स्ट्रेन हमने एएस में पढ़ा था स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन होता है डेल्टा एल ओवर एल, या आपने इस तरह ई ओवर एल पढ़ा होगा, इसकी यूनिट कोई नहीं होती, डेल्टा एल ओवर एल। अच्छा शुरू करते हैं। आपको बताया आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। कभी जिंदगी में फॉर्मूला पढ़ा था, कॉपी करेंगे, पढ़ा था, ये डेरिवेशन आती है एग्जाम में। आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ, ए एरिया। अच्छा एरिया बहुत पतला है वायर का, ये थिन वायर है, थिन वायर, इसका एरिया बहुत पतला है। जब एरिया बहुत पतला है तो चेंज इन एरिया भी निग्लिजिबल होता है, ज्यादा लेंथ में ही चेंज आता है, एरिया में चेंज निग्लिजिबल होता है, क्योंकि एरिया ऑलरेडी बहुत कम है तो उसका चेंज निग्लिजिबल है। तो हम सपोज करें कि एरिया चेंज नहीं हो रहा, हम सपोज करें एरिया चेंज, वैसे जब लेंथ खिंचती है, लेंथ बढ़ती है तो एरिया कम होता है, लेकिन चूंकि एरिया ऑलरेडी बहुत पतला है तो अजम्पशन ये है कि एरिया में चेंज निग्लिजिबल है। तो जब मटेरियल स्ट्रेस में होगा तो क्या होगा, जब उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एल से बढ़ के एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी, एरिया उतना ही है, वैसे ए माइनस डेल्टा ए होना चाहिए, लेकिन एरिया में चेंज निग्लिजिबल है। चलो लिख देता हूं, जब मटेरियल अंडर स्ट्रेस होगा तो लेंथ बढ़ेगी और ए क्या हो जाएगा, ए माइनस डेल्टा ए। तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर। देखो ना, पहले लेंथ एल थी, अब एल प्लस डेल्टा एल, खिंच गई, एरिया ए था, ए माइनस डेल्टा ए। आगे लिख देता हूं, डेल्टा ए इज निग्लिजिबल, ताकि आपको याद रहे, ये निग्लिजिबल है तो हम सीखते ही नहीं है इसको। तो अब फॉर्मूला क्या हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गई, और ये इक्वेशन क्या होगी, आर प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू रो एल प्लस डेल्टा एल ओवर ए। ये इक्वेशन 2 हो गई। ये इक्वेशन 1 सबको आती है, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो जब मटेरियल स्ट्रेस में होगा उसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ कितनी बढ़ जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल, टोटल लेंथ इतनी हो जाएगी। एरिया कितना हो जाएगा, ए माइनस डेल्टा ए, और आर कितना हो जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर, आर में ये चेंज आएगा। फिर मैंने आपको बताया कि चूंकि एरिया है ही बहुत छोटा तो उसके डेल्टा ए क्या होगा, निग्लिजिबल, बहुत कम होगा, सो स्मॉल, निग्लिजिबल, उसको इग्नोर कर दें। अब ये 2 इक्वेशंस बन गई, मेरे बराबर आए। अब जल्दी से इक्वेशन 2 में से माइनस कर दें इक्वेशन 1, करें माइनस, करें सॉल्व जल्दी से। आर इज रेजिस्टेंस क्या हो गया मेरा बेटा, हमारी ऐसी बातें तो नहीं किया करो दिल तोड़ने वाली। आज आर राहुल तो नहीं है ना, आर इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ, ए इज एरिया। बेटा ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है इसमें। डेल्टा आर क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी जो मटेरियल डिपेंडेंट है। 2 में से 1 माइनस करें, क्या आता है, इस इक्वेशन में से वो इक्वेशन माइनस कर दें तो आर, यहां का आर और यहां का आर कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे, रो एल ओवर ए यहां भी आएगा, रो एल ओवर ए ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा, रो डेल्टा एल ओवर ए, है ना। तब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो फाइनल रिजल्ट ये आ रहा है, ये आएगा आपके पास इक्वेशन 3। चेक करें कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस और नो। जी मेरी क्लास होगी बेटा, कल छुट्टी नहीं है, नहीं देखना चाहते तो बाद में देख लीजिएगा, वीडियो में रिमूव नहीं करूंगा फौरन, आपकी मर्जी है भाई। अब छुट्टियों का क्या तस्वुर है यार, छुट्टी तो तब होना जब कॉलेज आते हो आप आते थोड़ी है। हाँ जी, ये आ रही है कि नहीं आ रही, समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज कमेंट करें, नहीं आया तो दोबारा बताऊं। हरी अप बेटी, हरी अप।
फिजिक्स की A2 की क्लास है मेरी सेम टाइम पे, मैंने बता दिया आपको, अब दोबारा ना पूछे। हाँ जी, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। जब मटेरियल अंदर स्ट्रेस होगा तो ये जो थिन वायर है स्ट्रेन गेज के अंदर ये खिंचेगी, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, एरिया कम हो जाएगा। तो न्यू एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, R बढ़ जाएगी ना, R प्लस डेल्टा आर किसके इक्वल, रो एल प्लस डेल्टा एल। न्यूमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ये निग्लिजिबल है, इट इज निग्लिजिबल, बहुत स्मॉल है, तो ये आ गया। अब इससे इसको माइनस कर दिया, तो मैं माइनस करके बताता हूँ। इसके नीचे लिख, इसको खोलूं ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को खोल रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा देखो। अब इस इक्वेशन से मैं नीचे वाली इक्वेशन माइनस कर रहा हूं, मैंने ऐसे लिख दिया, ये इक्वेशन 3 है, 2 है, और ये इक्वेशन 1 है, मैंने ऊपर नीचे लिख दी। माइनस करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब डेल्टा आर किसके इक्वल हो जाएगा, रो डेल्टा एल ओवर ए, 10 है। हाँ जी, इस इक्वेशन से इसको माइनस करेंगे तो आर आर से कैंसिल हो जाएगा, रो एल ओवर ए ब्रैकेट खोलेंगे आएगा, यहां भी रो एल ओवर ए, यहां पे कैंसिल हो जाएगा, रो डेल्टा एल ओवर ए आ जाएगा। अच्छा, आप तो लिख सकता हूं ना मैं, इससे क्या प्रूव हो गया, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। अच्छा, एक और स्टेप कर दूं, एक मिनट। अच्छा, अब क्या करूं, एक स्टेप और। अब ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 1 है। स्ट्रेस का एक्सप्रेशन कैसे आता है, डेल्टा एल ओवर एल, डेल्टा एल ओवर एल। तो यहां पे एल है और यहां पे डेल्टा एल है। अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो डेल्टा एल और एल मिल जाएगा। स्ट्रेन का एक्सप्रेशन चाहिए मुझे, देखो ना, यहां पे आपको नजर आ रहा है डेल्टा एल, रो ए यहां भी है ऑब्वियसली, रो ए यहां पे एल नजर आ रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन को इस पे डिवाइड कर दूंगा तो ये चीज आ जाएगी जो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो मेरा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे डिवाइड किया, ओवर रो एल ओवर ए। अब कैंसिलेशन करें, देखिए क्या बनता है आपके पास, रो से कट गया, ए से कट गया, क्या रह गया, डेल्टा आर ओवर आर फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल विच इज इक्वल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन किसके इक्वल है, चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो स्ट्रेन एक तो डेल्टा एल ओवर एल भी आ सकती है, डेल्टा आर ओवर आर भी आ सकती है। पहले ये इक्वेशन लिखी, मैंने बताया जब मटेरियल स्ट्रेस में आएगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, एरिया कम हो जाएगा। लेंथ एल थी ना, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी, एरिया ए माइनस डेल्टा ए हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगी। अब इस इक्वेशन में इसको माइनस किया तो ये आ गया। अब यहां पे डेल्टा एल वाली टर्म मौजूद है, यहां पे एल वाली टर्म मौजूद है, मुझे क्या लेके आना है, मुझे स्ट्रेन का एक्सप्रेशन बनाना है, डेल्टा एल ओवर एल लेके आना है। तो डेल्टा एल ओवर एल किसके इक्वल है, डेल्टा आर ओवर आर, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। कॉपीड। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, मैथ्स तो आता ही नहीं है, तुम्हारे ऊपर से गुजरता है सारा। मैं हाथ क्या रिपीट करूं मेरा पूरा, ये तुमने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा ये फार्मूला, मुझे बताओ। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इन दोनों को कंबाइन किया था ये, इस पे तो ये फार्मूला बन गया था। अब आपको बताया, जब मैं मटेरियल को खींचूंगा, इस वायर को खींचूंगा तो पुत्र इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, एल थी ना तो बढ़ जाएगी, डेल्टा एल चेंज हो जाएगी और एरिया कम हो जाएगा। एरिया में चेंज निग्लिजिबल है क्योंकि ऑलरेडी एरिया बहुत मुन्ना सा है, तो ये खत्म हो गया। अब ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन से इसको माइनस कर दिया। क्यों कर रहा हूं माइनस, क्योंकि मुझे फाइनली ये लेके आना है यार। माइनस किया तो क्या आ गया, डेल्टा आर इज इक्वल टू रो डेल्टा एल ओवर ए। इस इक्वेशन से, इस सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया, आर आर से कट गया, डेल्टा आर रह गया, और रो एल ओवर ए यहां भी है, रो एल ओवर ए कट गया, रो डेल्टा एल ओवर ए आ गया। अब मुझे बनाना क्या है, असल में मुझे ये बनाना है, डेल्टा एल ओवर एल लेके आना है। तो डेल्टा एल यहां पे आ रहा है, एल यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है इस इक्वेशन में। तो दिस ओवर दिस, इक्वेशन 3 ओवर 3 किया तो डेल्टा आर ओवर आर इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल, जो स्ट्रेन आ गया। अब आगे चल रहे हैं। ओके, तो हमने प्रूव कर लिया कि स्ट्रेन किसके इक्वल है, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल ओवर एल इज इक्वल टू डेल्टा आर ओवर आर।
अब आपको पता है सीरीज में डेल्टा आर ओवर आर, आपको पता है सीरीज में, जब सीरीज में सर्किट होता है, अब ये नई चीज है, सीरीज में ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होती है, किस रेशियो में डिवाइड होती है, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2। पढ़ा हुआ ना आपने, कभी जिंदगी में पढ़ा था, ये पढ़ा था आप लोगों ने। सीरीज में वोल्टेज रेशियो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस रेशियो, तो ये आप रेजिस्टेंस रेशियो किसके इक्वल हो सकती है, डेल्टा V ओवर V हम लिख सकते हैं। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला बन गया, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वोल्टमीटर रीडिंग और ओरिजिनल रीडिंग। तो हमने कितना आसान एक्सप्रेशन बना लिया स्ट्रेन निकालने का। कैसे यूज करेंगे, पहले ये कॉपी करें, बात करता हूं। स्ट्रेन होता है डेल्टा एल ओवर एल, वो किसके इक्वल है, डेल्टा आर ओवर आर। महत क्या कह रहे हैं, जी प्लीज कॉपी कर लें यार, जल्दी करें, इसको अप्लाई करेंगे समझ में आएगा। कॉपीड, कॉपीड ही कॉपी करना है यार, ये बस ये नई चीज लिख देनी है। कॉपीड तो अब यहां पे पीछे आए जरा जी। ओके, जब मैंने ये ऑपरेटर सेटअप किया तो इनिशियल रीडिंग आ रही थी 3 वोल्ट, 3 वोल्ट आ रही थी रीडिंग, ठीक है। कुछ दिनों बाद सब कुछ यही है, आइडियल है, मतलब ये थी रीडिंग V1, ये आ रही थी 3 इनिशियल रीडिंग। जब मैंने ये ऑपरेटर सेटअप किया, क्रैक के ऊपर लगाया तो रीडिंग ये आ रही थी। कुछ दिनों बाद रीडिंग आने लग गई 3.2 वोल्ट। पहले मीटर पे रीडिंग आ रही थी 3, कुछ दिनों बाद 3.2 आ गई। एग्जामिनर कहता है फाइंड द स्ट्रेन, फाइंड द स्ट्रेन, इसमें स्ट्रेन निकालें। तो अब क्या करेंगे, सिंपल, स्ट्रेन किसके इक्वल है, अभी हमने प्रूव कर लिया, स्ट्रेन किसके इक्वल है जी, स्ट्रेन क्या होती है, डेल्टा एल ओवर एल, किसके इक्वल होती है, डेल्टा आर ओवर आर इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी। ये लग जाएगा डेल्टा वी ओवर वी, डेल्टा वी दिस माइनस दिस, 3.2 माइनस 3, 0.2 ओवर ओरिजिनल वोल्टेज कितनी थी 3, ये स्ट्रेन आ गई। 1 मिनट में स्ट्रेन आ गई, आपने स्ट्रेन गेज बना लिया, मीटर इसको कैलिब्रेट कर लिया, वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग है उससे हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं। इनिशियल रीडिंग 3 थी, फाइनल रीडिंग 3.2 है। व्हाट इज चेंज इन रीडिंग, 3.2 माइनस 3.2, चेंज इन रीडिंग। व्हाट इज ओरिजिनल रीडिंग 3, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इज इट क्लियर टू यू। तो इस तरीके से हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया स्ट्रेन गेज। जिन लेडीज एंड जेंटलमैन को ये समझ में नहीं आया, नलायकों को समझ में नहीं आया, उनको ये तो पता है ना, चलिए मैं एक और आसान तरीके से बताता हूं। आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, इसके कम नंबर होते हैं। जब आर इज प्रोपोर्शनल टू एल है तो डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इनको डिवाइड कर ले, 2 डिवाइडेड बाय 1, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू के एल और डेल्टा आर इज इक्वल टू के डेल्टा एल। अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, डेल्टा आर ओवर आर इज इक्वल टू के डेल्टा एल ओवर के एल, के से घट जाएगा तो प्रूव हो गया, डेल्टा आर ओवर आर इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल। ये 1 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए काफी, 3 मार्क के लिए पूरी डेरिवेशन करनी पड़ेगी। आर इज प्रोपोर्शनल टू एल तो आर इज इक्वल टू के एल, के इज कॉन्स्टेंट। डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल तो डेल्टा आर इज इक्वल टू के डेल्टा एल। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, के से कट जाएगा तो ये आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, स्ट्रेन के इक्वल है। तो ये शॉर्टकट भी लगा सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। तो हमने प्रूव कर लिया कि डेल्टा आर ओवर आर स्ट्रेन होता है, बस सिंपल, डेल्टा आर ओवर आर स्ट्रेन होता है, और ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा वी और वी। तो स्ट्रेन गेज क्या होती है, एक थिन वायर होती है, फोल्डेड इन मेनी टर्न्स, प्लास्टिक की एक स्लीव के अंदर सिक्योरली ग्लूड होती है, जिस मटेरियल को हमने सील्ड होती है, जिस मटेरियल की स्ट्रेन फाइंड आउट करनी होती है उसके ऊपर चिपका देते हैं स्टिकर की तरह, स्ट्रेन गेज को टाइटली अटैच कर देते हैं। तो जो मटेरियल की स्ट्रेन और स्ट्रेन गेज की स्ट्रेन आइडेंटिकल हो जाती है। जब मटेरियल में स्ट्रेन बढ़ता है तो उसका जो थिन वायर उसकी लेंथ बढ़ती है, एरिया में चेंज निग्लिजिबल है, लेंथ पे बढ़ने से उस पर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, एंड चेंज इन रेजिस्टेंस, जो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस है वो स्ट्रेन के इक्वल है। दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, कहां गई, डेल्टा आर ओवर आर, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्ट्रेन, और वो डेल्टा वी और वी के इक्वल होती है। ओके जी, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए वोल्टेज एंड पोलैरिटी सेंसर। जी बेटा, हम पढ़ रहे हैं एक और सेंसर
ये क्या सेंस करता है? वोल्टेज सेंस करता है, उसकी पोलैरिटी सेंस करता है। उसका नाम आपको पता है, इसका नाम होता है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी क्या होता है? ये लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड क्या है ये? बेसिकली इट इज वोल्टेज एंड पोलैरिटी सेंसर। वोल्टेज एंड पोलैरिटी सेंसर। एलईडी, लाइट वोल्टेज एंड पोलैरिटी सेंसर। आपने देखो एलईडी छोटे छोटे से बल्ब होते हैं। अगर आपके मोबाइल फोन के साथ छोटा सा एलईडी लगा हुआ है, ठीक है, तो कई बार ऐसे होता है ना, आप मोबाइल फोन का चार्जर की पिन लगाते हैं, वो चार्जिंग नहीं कर रहा होता, फिर आप क्या कहते हैं, कभी पिन को निकालते हैं, कभी पिन को डालते हैं, कभी उस प्लग को छेड़ रहे होते हैं कि पता नहीं वहां पे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसा होता है ना। तो अगर उसके ऊपर लाइट लगी हो, तो जैसे ही आप स्विच के उसके जो प्लग को इंसर्ट करेंगे सॉकेट में, उस पर लाइट जल जाए, तो उसका मतलब अडॉप्टर में तो लाइट आ रही है, मसला पिन का है ना। तो एलईडी से पता चल जाता है कि मेन सप्लाई से कनेक्टेड है कि नहीं है। टीवी अगर आपने रिमोट कंट्रोल से बंद किया हुआ है, तो स्टैंड बाई की लाइट जल रही होती है, वो एलईडी होता है। लाइट जल रही है ना, इसका मतलब है एक्सटर्नल पावर सप्लाई से तो कनेक्टेड है, रिमोट से ऑन करना पड़ेगा। एसी में एलईडीज होती हैं, तो एलईडीज वोल्टेज सेंसर होते हैं। आप कहेंगे सर वोल्टेज सेंस करने के लिए एलईडी की क्या जरूरत है? आप सिंपल लैंप लगा लें और लगा के देख लें, जलता है तो वोल्टेज आ रही है, नहीं जलता तो नहीं आ रही, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसमें पोलैरिटी पता नहीं चल सकती, उस पर यह नहीं पता चल सकता एसी है कि डीसी है, ठीक है। सो वोल्टेज और पोलैरिटी सेंसर में हम यूज करते हैं एलईडी। एलईडी क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड का सिंबल याद है आपको? ये डायोड का सिंबल है। और लाइट एमिटिंग डायोड में हम एरोज ऑपोजिट कर देते हैं, आउटवर्ड एरोज डाल देते हैं। इट इज लाइट एमिटिंग डायोड्स। ये डायोड की तरह काम करता है, करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो होने देता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने नहीं देता। और लाइट भी एमिट करता है, साथ में लाइट भी एमिट करता है। हमें याद है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डायोड की जब टेल पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड होती है, हेड नेगेटिव साइड से कनेक्टेड होता है, डायोड है। चलें एलईडी, तो ये क्या करता है? इट अलाउज करंट टू फ्लो थ्रू इट। ये करंट की वन वे ट्रैफिक है, ये वन वे है, करंट को जाने देगा। जब इस डायरेक्शन में करंट होगा तो करंट को जाने देगा, ये करंट को जाने देगा। इट अलाउज करंट टू फ्लो थ्रू इट। पता है आपको? अलाउज करंट टू क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कितनी होती है? जीरो होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। और साथ में क्या कहते हैं? इट एमिट्स लाइट। इट ऑल्सो एमिट्स लाइट। इट एमिट्स लाइट। लाइट भी एमिट करता है। जब इसकी टेल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, हेड नेगेटिव से कनेक्टेड है, करंट को जाने देता है, लाइट भी एमिट करता है। और हम इसको बोलते हैं इट इज फॉरवर्ड बाइस्ड। फॉरवर्ड बाइस्ड। इट इज फॉरवर्ड बाइस्ड। ऑन द अदर हैंड, अगर ऐसे हो, एलईडी, ये एलईडी है, ये यूं, अगर ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, तो अब इसकी रेजिस्टेंस हो जाती है ऑलमोस्ट इन्फिनिट। ये करंट को नहीं आने देगा, स्टॉप कर देगा करंट को। भाई इट डजंट अलाउ टू करंट टू फ्लो थ्रू इट। तो क्या करेगा? इट, पता है आपको, इट डजंट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट। ये करंट को जाने नहीं देगा। क्या बोलते हैं इसको? ये रिवर्स्ड बाइस्ड है। ये क्या है? रिवर्स्ड बाइस्ड। फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी से कनेक्ट करना, वोल्टेज अप्लाई करना। टेल पॉजिटिव है, हेड नेगेटिव है, फॉरवर्ड बाइस है। हेड पॉजिटिव है, टेल नेगेटिव है, करंट यूं आना चाह रहा है तो करंट को नहीं आने देगा। ये करंट की वन वे ट्रैफिक है। आपको पता है डायोड के बारे में, ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड क्या करता है? लाइट भी एमिट करता है। डिफरेंट कलर्स के डायोड्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, डिफरेंट कलर के डायोड होते हैं। जब वो कंडक्ट कर रहे होते हैं तो लाइट भी एमिट करते हैं। अब हम इसको वोल्टेज सेंसर के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं? नाउ लिसन टू मी प्लीज। फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, वायर, और मुझे चेक करना है इसमें वोल्टेज है या नहीं है, पॉजिटिव वोल्टेज है कि नेगेटिव वोल्टेज है, एसी है कि डीसी है। तो मैं क्या करूंगा? मैं डायोड लगा लूंगा इसके साथ। कैसे लगाऊंगा? ये देखें, ये ग्राउंड की लाइन है, ग्राउंड लाइन है। अब मैंने चेक करना है इस वायर में
ये वायर टेस्ट वायर है, मुझे चेक करना है, इसके अंदर वोल्टेज है या नहीं है, और कौन सी वोल्टेज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एसी है कि डीसी है। तो मैंने क्या करना है, इसके साथ डायोड लगा लेने हैं। तो मैं डायोड कनेक्ट कर रहा हूं, एक डायोड यूं लगा दिया और प्रोटेक्टिव रेजिस्टर है ये, और एक डायोड यूं लगा दिया। ये प्रोटेक्टिव रेजिस्टर लगाए हुए हैं। मैं डिफरेंट कलर से लगाना चाहता था, तो मैं डिफरेंट कलर के बना लेता हूं ना। ये तो येलो ही रहने देते हैं, येलो या ऑरेंज जो भी आपको नजर आ रहा है, और दूसरा ग्रीन बना लेते हैं। ये ग्रीन है जी, ये ग्रीन डायोड है। ओके, ये ग्रीन है और ये येलो है, ठीक है। येलो को येलो कलर से लिखेंगे, हमारे पास है ना येलो। ओके, अब सोच के बताएं कैसे पता चलेगा कि ऊपर वोल्टेज है या नहीं है। अगर वोल्टेज होगी तो इनमें से कोई डायोड ग्लो करेगा ना, करेगा। ये ग्लो करेगा या ये ग्लो करेगा। अगर दोनों ग्लो नहीं कर रहे तो वोल्टेज नहीं है। अगर येलो ग्लो कर रहा है, ग्रीन ग्लो नहीं कर रहा तो कुछ और है। ग्रीन ग्लो कर रहा है, येलो ग्लो कर रहा है तो कुछ और है। और अगर दोनों ग्लो कर रहे हैं तो कुछ और है। हाँ, इसका हम टेबल बना देते हैं। टेबल, यहां पे टेबल बनाता हूं मैं, फिर आपको समझ में आएगा। हाँ जी, यहां पे लिख रहा हूं एलईडी, पतला लिखना है। एलईडी कौन सा, येलो। और यहां पे एलईडी कौन सा, ग्रीन। और यहां पे कंक्लूजन नो, 4 पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों ऑफ हैं। अच्छा, ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑफ है, ये ऑन है, और ये दोनों ऑन है। 4 पॉसिबिलिटीज है ना, 4 पॉसिबिलिटीज। रेड वाली वायर में अब आप जरा सोचे, इस टेबल को ट्राई करें फिल करने का। टेबल ड्रॉ करें प्लीज, जल्दी से ड्रॉ करें। हमने चेक करना है वोल्टेज है या नहीं है। ये ग्राउंड वायर है, ये ग्राउंड होती है। अच्छा, ग्राउंड का सिंबल है अर्थ, ये बेसिकली अर्थ का सिंबल है। पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद, ये अर्थ का सिंबल है। यहां पे वोल्टेज 0 है। इस वायर में चेक करनी है वोल्टेज है या नहीं है। आप डायरेक्ट लैंप लगाएंगे ना, लैंप लगाएंगे तो भी पता चल जाएगा। ये डायरेक्ट लैंप लगा लिया मैंने तो भी पता चल जाएगा। एलईडी क्यों यूज किए, ताकि पता चल जाए पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में पता चल जाए। देखो ना, अगर यहां पे पॉजिटिव वोल्टेज होगी डीसी तो भी लैंप ग्लो करेगा, नेगेटिव वोल्टेज होगी तो भी ये ग्लो करेगा, ऑल्टरनेटिंग होगी तो भी ये ग्लो करेगा। तो हमें पोलैरिटी का नहीं पता चलेगा, इसलिए हमने एलईडीज यूज किए। जी जनाब, जब दोनों ऑफ हैं तो क्या मतलब है, दोनों ऑफ हैं तो क्या मतलब है, नो वोल्टेज। क्या कंक्लूजन है, जब दोनों ऑफ हैं तो देयर इज नो वोल्टेज, वोल्टेज ही नहीं है, दोनों ऑफ है। अच्छा भाई, येलो ऑन है और ग्रीन ऑफ है। येलो वाला ऑन है, इसका मतलब क्या हुआ, येलो वाला ऑन है, ग्रीन ऑफ है। इसका मतलब ये हुआ कि येलो में करंट फ्लो, भाई ये ऑन तभी होगा जब करंट फ्लो करेगा, तो इस पे करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये ऑन है, इस पे करंट फ्लो कर रहा है। और आपको पता है करंट किधर जाता है, करंट जाता है हाई टू लो। ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव होता है हाई पोटेंशियल, ये होता है लो पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये हुआ अगर येलो ग्लो कर रहा है तो इधर करंट है और इधर करंट नीचे जा सकता है। भाई ये वन वे है ना करंट की, ऑपोजिट तो करंट को नहीं जाने देगा, ये एलईडी करंट को नीचे को जाने देगा, तो करंट नीचे को जा रहे हैं। इसका मतलब है इधर हाई पोटेंशियल है, 0, ये तो 0 है ना। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, 0 पोटेंशियल। तो 0 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो अगर ये ग्लो कर रहा है, इसका मतलब है यहां पे पॉजिटिव है। और पॉजिटिव कौन सी है, पॉजिटिव डीसी। कंक्लूजन है पॉजिटिव डीसी, डायरेक्ट वोल्टेज है यहां पे। अच्छा, अब अगली बात, अगर ये ऑफ है ये ऑन है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये ऑफ है, हाँ जी, अब ये ऑन है, ये ऑन है। इसका मतलब इसमें करंट फ्लो कर रहा है,
भाई ये ऑन है ना, तो करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट किधर फ्लो कर सकता है, इस पे ऊपर जा सकता है, एरो ऊपर है ना, तो इस पे करंट तो ऊपर जा सकता है, इसका मतलब इस पे करंट ऊपर जा रहा है, इस पे करंट ऊपर जा रहा है। करंट ऊपर जाने के लिए क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए हाई पोटेंशियल, नीचे क्या होना चाहिए, हाई पोटेंशियल, और ऊपर क्या होना चाहिए, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव होता है हाई, नेगेटिव होता है लो, तो इसमें करंट जा रहा है। अब इससे करंट ऊपर ही जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो पोटेंशियल है वो लो है, यहां तो जीरो है ना, जीरो से बिलो क्या होता है, नेगेटिव। भाई देखो ना, ये तो अर्थ है ना, यहां पे पोटेंशियल जीरो है, यहां पे पोटेंशियल इज जीरो बिकॉज इट इज अर्थ, और वो बिलो द जीरो, वो लो है, जीरो से भी कम। जीरो से कम कौन सी वैल्यूज होती हैं, दे आर नेगेटिव वैल्यूज। इसका मतलब है यहां पे कौन सा पोटेंशियल है, नेगेटिव डीसी, नेगेटिव डीसी। और लास्ट, लास्ट क्या है, हाँ जी जी, अगर ये देखें लास्ट वाले देखिए, हाँ जी, अगर दोनों ग्लो कर रहे हैं, अगर दोनों एलईडी ग्लो कर रहे हैं, ये भी ग्लो कर रहा है, ये भी ग्लो कर रहा है, अच्छा हो क्या रहा है, ये दोनों ग्लो किस तरह कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कभी यहां पे पॉजिटिव हो रहा है तो ये ग्लो करेगा, मतलब इस तरह की वोल्टेज आ रही है, इस तरह की वोल्टेज आ रही है, यहां पे ये वोल्टेज आ रही है। जब पॉजिटिव होता है तो ये ग्लो करता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये ग्लो करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये ऑल्टरनेट ग्लो कर रहे हैं, लेकिन एक सेकंड में 50 टाइम्स एक ग्लो कर रहा है, 50 टाइम दूसरा ग्लो कर रहा है, हमें क्या लगेगा, ग्लो ही कर रहे हैं दोनों, क्योंकि हम एक सेकंड में 10 चेंजेस से ज्यादा नहीं देख सकते। ठीक है, सो क्या होगा, जब ये दोनों ग्लो कर रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि यहां पे एसी है, एसी वोल्टेज है। तो दिस इज एलईडी इज वोल्टेज सेंसर। आप डायरेक्ट लैंप लगा के भी चेक कर सकते हैं वोल्टेज आ रही कि नहीं आ रही, वो टेस्टर नहीं होता छोटा सा, स्क्रू ड्राइवर के अंदर छोटा सा लैंप लगा होता है, आप चेक कर रहे होते हैं सॉकेट में वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही, वो लाइट ग्लो करती तो आ रही है, वो होता है बिल्कुल, लेकिन उससे पोलैरिटी मालूम नहीं होती, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, कि एसी आ रही है कि डीसी आ रही है, वो सब में ग्लो करेगा। इसलिए हम क्या लगाते हैं, एलईडीज लगा सकते हैं। तो एलईडीज आर वोल्टेज सेंसर, एलईडीज आर वोल्टेज सेंसर। इज इट क्लियर टू यू, ये समझ में आया आपको? तो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स। हमने पढ़ा थर्मिस्टर, टेम्परेचर सेंसर, एलईडी, लाइट सेंसर, देन वी डिस्कस स्ट्रेन गेज, स्ट्रेन सेंसर, और उसके बाद अब हमने पढ़ा क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज लाइट एमिटिंग डायोड। ये क्या है, वोल्टेज और पोलैरिटी सेंसर, वोल्टेज और पोलैरिटी सेंसर। ठीक है बेटा, सीरीज हो जाए, पाइजो, पाइजो, PIEZO, PIEZO, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेडिंग लिख ली, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेटा, कुछ क्रिस्टल्स ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज क्रिस्टल, कुछ क्रिस्टल्स ऐसी होती हैं कि जब उनको डिफॉर्म किया जाता है तो इनके क्रॉस वोल्टेज आ जाती है, या जब उनको वोल्टेज दी जाती है उनके क्रॉस उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो डिफॉर्म हो जाती हैं, इसको बोलते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, व्हेन सम क्रिस्टल्स आर डिफॉर्म्ड, अ वोल्टेज इज क्रिएटेड या वोल्टेज इज इंड्यूस्ड अक्रॉस देम। क्यों होती बताता हूं। crystals, when some crystals, specific materials are deformed, stress करते हैं या compress करते हैं, extend करते हैं, are deformed, a voltage or potential difference is generated across the opposite faces of crystals known as piezoelectric effect, known as piezoelectric, known as piezoelectric effect. When some crystals are deformed,
a voltage comma a voltage or potential difference is generated across the opposite faces of crystal known as piezoelectric effect. ये क्रिस्टल है, ये नॉर्मल शेप की है, नॉर्मल है, अनस्ट्रेस्ड है, ठीक है, अनस्ट्रेस्ड. अब वोल्टेज कोई नहीं है, इसको मैंने कंप्रेस कर दिया फोर्स अप्लाई करके, यूं प्रेशर, हाई प्रेशर में रखा, तो ये साइड पॉजिटिव हो गई, ये साइड नेगेटिव हो गई. हाई प्रेशर अप्लाई किया, नॉर्मल से ज्यादा, क्यों ही बताता हूं मैं आपको. हाई प्रेशर को डिफॉर्म कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो ऐसे हो गई. और जब इसको खींचा, इसको पुल किया, फोर्स यूं लगाई, लो प्रेशर या फोर्स यूं लगाई, तो ऑपोजिट आ गई, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. यहां पे क्या किया था, इसको कंप्रेस किया था, यहां पे एक्सटेंडेड. ये जो वोल्टेज आ गई है ना, पॉजिटिव नेगेटिव साइड बन गई है, इसको बोलते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. कॉपी करें प्लीज. ठीक है, मेडिकल फिजिक्स में पढ़ लिया था, ठीक है. हाँ मुझे पता है, मेडिकल में पढ़ लिया था, लेकिन कुछ शहजादे ऐसे हैं जिन्होंने मेडिकल भी नहीं पढ़ा हुआ, मुझे पता है. उनको जब ट्यूशन वाले सर पढ़ाएंगे तो पढ़ लेंगे वो, खैर है उनकी, आप पढ़ो. हाँ जी, ये नॉर्मल मटेरियल है, ये क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल. कंप्रेस करें तो ऐसे होगी, एक्सटेंड करें तो ऐसे हो गई है. क्यों होती है ऐसे? ओके बेटा, इसकी एग्जांपल है क्वार्ट्ज क्रिस्टल. ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बनी होती है. पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में जो बॉन्ड होता है वो रिजिड नहीं होता. तो क्या होता है, जब हम इसको कंप्रेस या एक्सटेंड करते हैं, अच्छा ये नॉर्मल होती है ना, नॉर्मल, तो पॉजिटिव आयंस के सेंटर्स और नेगेटिव आयंस के सेंटर अलाइंड होते हैं. पॉजिटिव आयंस के सेंटर्स और नेगेटिव आयंस के सेंटर एक ही लाइन में होते हैं. मतलब यहाँ पे अगर पॉजिटिव भी है तो उसके सामने नेगेटिव भी है, यहाँ पे पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है, यहाँ पे नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, अलाइंड है, अलाइंड. लेकिन जब इसको कंप्रेस करते हैं या एक्सटेंड करती हैं तो ये अलाइनमेंट खराब हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के दरमियान जो बॉन्ड है वो रिजिड नहीं है, वो रिजिड बॉन्ड नहीं है. तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको कंप्रेस किया तो क्या हो गया, कंप्रेस करने से पॉजिटिव और नेगेटिव का जो अलाइनमेंट था ना, आप समझो ये मेरा हाथ पॉजिटिव है और ये हाथ नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव लिख दूं, लिखा भी नहीं जा रहा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव. हाँ जी, पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये, पॉजिटिव ये, अलाइंड है, एक ही लाइन में है, अलाइंड है. अब जब इसको मैंने क्या किया, कंप्रेस किया, जब मैंने कंप्रेस किया तो ये यूं हो गया कुछ, ये साइड मोर पॉजिटिव और ये साइड मोर नेगेटिव हो गई. पहले यूं थी ना, यूं हो गई. फॉर एग्जाम्पल इसको कंप्रेस करने से, इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कैसे हो रहा है, छोड़ दें उसको, बस ये समझें कि जब ये अनस्ट्रेस है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के जो सेंटर्स हैं वो अलाइंड है. इस तरह एक ही लाइन में है, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही लाइन में है, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव, कैंसिल आउट हो रहा है. जब इसको मैंने कंप्रेस किया तो क्या हो गया, ये थोड़ा ड्रिफ्ट कर गया. आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के दरमियान बॉन्ड रिजिड नहीं है, वो ड्रिफ्ट कर सकते हैं. क्वार्ट्ज क्रिस्टल में वो ड्रिफ्ट कर गए, तो ये साइड मोर पॉजिटिव, ये साइड मोर नेगेटिव हो गई. और जब एक्सटेंड किया तो यूं हो गई, ये पॉजिटिव बन गई, ये नेगेटिव बन गई, ऑपोजिट हो गया. तो लिख लें आप, लिख लें. व्हेन द मटेरियल इज अनस्ट्रेस्ड, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव, एक मिनट, सॉरी, वेट अ सेकेंड, आई एम सॉरी. इस पे क्या लिखते हैं, इससे ऊपर एक लाइन और लिखनी है, ठीक है. पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एग्जांपल लिख लें. फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज, QUARTZ, घड़ियों पे भी लिखा होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, है ना, लिखा होता है. तो यहां से लिखिए
फॉर एग्जाम्पल क्वार्ट्ज, इसकी एग्जाम्पल लिख ली थी हमने और ये दिखा दिया आपने। इसके नीचे लिख रहे हैं इसको, इन क्रिस्टल को ना बोलते हैं पाइजो क्रिस्टल, नोन एज पाइजो क्रिस्टल। ऐसे लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल क्वार्ट्ज नोन एज पाइजो, पाइजो क्रिस्टल भी कहते हैं, पाइजो ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, पाइजो क्रिस्टल स्लैश ट्रांसड्यूसर, पाइजो क्रिस्टल और ट्रांसड्यूसर। फॉर एग्जाम्पल क्वार्ट्ज नोन एज पाइजो क्रिस्टल और ट्रांसड्यूसर। अब इसके नीचे लिखिए पाइजो क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ piezo crystals are made up of positive and negative ions. Piezo crystals are made up of positive and negative ions. Piezo crystals are made up of positive and negative ions. Piezo crystals are made up of positive and negative ions. Full stop. The bond between ions is not rigid, not very rigid. The bond between ions is not very rigid. Piezo crystal is made up of positive and negative ions. They are made up of positive and negative ions. The bond between ions is not very rigid. The bond between ions is not very, वो drift कर सकते हैं। उसके बाद लिखिए when the crystal is unstressed, when the crystal is unstressed, when the crystal is unstressed, piezo crystals are made up of positive and negative ions. The bond between ions is not very rigid. उसके बाद लिखा है when the crystal is unstressed, the centers of positive and negative ions are aligned. The centers of positive and negative ions are aligned. The centers of positive and negative ions are aligned. The centers of positive and negative ions are aligned. When the crystal is unstressed, the centers of positive and negative ions are aligned. Full stop. Next line लिखिए when the crystal is deformed, the ions drift. When the crystal is deformed, the ions drift. When the crystal is deformed, the ions drift. When the crystals are deformed, the ions drift. So one side becomes more positive and other side becomes more negative. ऐसे हो जाते हैं, ion drift कर जाते हैं. One side becomes more positive and other side becomes more negative. लैपटॉप दिखाना मुझे. तो अगर कंप्रेस करने पे ये पोलैरिटी आई है ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक्सटेंड करने पे ऑपोजिट आएगी. कंप्रेस करने पे अगर एक पोलैरिटी है तो एक्सटेंड करने पे बेटा ऑपोजिट आएगी. एक सिमुलेशन दिखाता हूं मैं आपको. पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. बेटा फॉर एग्जाम्पल ये पाइजो क्रिस्टल है, ये डिफरेंट आयंस हैं. ये रेड वाला पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है. और अभी देखो ये एक ही अलाइन में है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक ही अलाइन में, अलाइनमेंट एक ही है. ये पॉजिटिव और नेगेटिव अलाइंड है. रेड वाले को देखो और ब्लू वाले को देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव अलाइंड है, ठीक है. अच्छा अब क्या है, अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूं, फॉर एग्जांपल कंप्रेस से एक्सटेंड करता हूं, तो देखिए क्या होगा. देखो इसे खींचने से ये पोलैरिटी आ गई, ये पॉजिटिव ऊपर चला गया ना, ये अलाइनमेंट खराब हो गया ना, तो
तो दिस साइड बिकम मोर पॉजिटिव एंड दिस साइड बिकम मोर नेगेटिव। ठीक है, ऊपरली साइड पॉजिटिव हो गई क्योंकि पॉजिटिव आयन ऊपर चला गया, नीचे नेगेटिव हो गए, इसको खिंचा हुआ है। यहां पे देखो जब ये नीचे आ जाएगा, दिस साइड बिकम मोर पॉजिटिव, दिस साइड बिकम मोर। इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इन्होंने ये दिखाया कि सर कंप्रेस करने में ऐसा क्यों हो रहा है, कंप्रेस करने पे अगर ये हो रहा है तो एक्सटेंड करने पे ऑपोजिट होगा। इन्होंने सिमुलेशन में वो नहीं दिखाया हुआ कि कंप्रेस हो रहा है कि एक्सटेंड हो रहा है, ये बहुत माइक्रोमीटर में होता है, बहुत नैनोमीटर में होता है, हमें दोनों में लग रहा है कि स्ट्रेच ही हो रहा है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है टेट्राहीड्रल। दोबारा देख लें अगर आप देखना चाहते हैं तो, समझ तो इतना नहीं आ रहा। हाँ जी देखो, एक में ऊपर पॉजिटिव हो गया, ऊपरली साइड पॉजिटिव बन गई, नीचली नेगेटिव बन गई, और जो ऑपोजिट हुआ अब नीचली साइड पॉजिटिव बन गई, ये नेगेटिव बन गई। पाइजो क्रिस्टल, ये आयंस के दरमियान बॉन्ड इज नॉट रिजिड, ये ड्रिफ्ट कर सकता है। उससे क्या होता है, उनका अलाइनमेंट खराब हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का। ठीक है, अच्छा जनाब, तो ये तो थी ना पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बेटा हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या से डिफाइन किया है, वन सम क्रिस्टल्स आर डिफॉर्म, अ वोल्टेज इज जनरेटेड अक्रॉस द ऑपोजिट फेसेस ऑफ द क्रिस्टल नोन एज पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑपोजिट फेसेस में वोल्टेज आ जाती है, प्रेशर देंगे ये साइड पॉजिटिव बन गई, ये नेगेटिव बन गई, ऑपोजिट करेंगे एक्सटेंड करेंगे, लो प्रेशर रखेंगे, ये नेगेटिव बन गई, ये पॉजिटिव बन गई। ये बात क्लियर है आपको, ये बात क्लियर है। इसी को यूज करेंगे साउंड डिटेक्शन में। जब साउंड वेव आएगी ना, जब साउंड वेव आएगी, कंप्रेशन इसको यूं कर देगा, रेरफेक्शन इसको यूं कर देगा। कंप्रेशन हाई प्रेशर रीजन होता है, रेरफेक्शन लो प्रेशर रीजन होता है। माइक के अंदर भी पाइजो क्रिस्टल होगा, जब से साउंड वेव पड़ेगी तो कभी कंप्रेस कभी एक्सटेंड, कभी कंप्रेस कभी एक्सटेंड, तो कभी वोल्टेज पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आएगी। हम अपनी साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, माइक के थ्रू करते हैं ना, तो माइक के अंदर पाइजो क्रिस्टल्स होते हैं, पाइजो क्रिस्टल्स होते हैं। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये देखो, जब हम पाइजो क्रिस्टल को या किसी क्रिस्टल को, पाइजो क्रिस्टल ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डिफॉर्म हो जाएगा। देखो डिफॉर्म करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है ना, मोर पॉजिटिव मोर नेगेटिव वोल्टेज आ जाती है। जब उसी क्रिस्टल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। ये क्रिस्टल थी नॉर्मल फॉर्म में, पाइजो क्रिस्टल है, नॉर्मल है, नॉर्मल, ना कंप्रेस्ड है ना एक्सटेंड है। अब मैंने क्या किया, इसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी लगा दी। जब इस क्रिस्टल को रखा तो ये क्रिस्टल क्या कर गई, फॉर एग्जांपल ये क्रिस्टल पहले यहां तक थी ना, अब ये होगी, खिंच गई, ये क्या होगी, एक्सटेंड हो गई। जब ये पोलैरिटी दी, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो डिफॉर्म हो गई। ऑपोजिट पोलैरिटी की, बैटरी की पोलैरिटी ऑपोजिट कर दी, इस वाली प्लेट को नेगेटिव बना दिया, इस वाली प्लेट को पॉजिटिव बना दिया। अब वही जो क्रिस्टल है पहले एक्सटेंड हुई थी ना, अब मे बी वो कंप्रेस हो जाए, डिफॉर्म हो जाए, डिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पॉजिटिव देते हैं तो ऐसे हो जाती है, ऑपोजिट पोलैरिटी करते हैं तो ऐसे हो जाती है। ये जो क्रिस्टल डिफॉर्म हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से, इसको भी बोलते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। When some crystals are placed in electric field, they deform, known as piezoelectric effect. When some crystals, हम ऐसी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं और जनरेट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, हमने पढ़ा था, आपने अल्ट्रासाउंड प्रोब में यही होता है, पाइजो क्रिस्टल। When some crystals are deformed, when some crystals are placed in electric field, are placed in electric field, they deform. Known as piezoelectric effect. Known as, यहां पे यूज नहीं होगा ये, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये उसी में यूज हुआ था, मेडिकल। पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नोन एज पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ जी, क्यों होते हैं डिफॉर्म, कहानी वही है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जिनसे ये मिलके बना है वो अलाइंड है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन अलाइंड है, और उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो रिजिड नहीं है। तो जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, नेगेटिव आयंस को पुल करेगी, नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, पॉजिटिव आयंस को पुल करेगी, जो ड्रिफ्ट कर जाएंगे। जब ड्रिफ्ट कर जाएंगे, आयंस ड्रिफ्ट कर जाएंगे तो क्रिस्टल डिफॉर्म हो जाएगी।
जब आयन डिफर कर जाएंगे तो क्रिस्टल डिफॉर्म हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। और ऑपोजिट किया तो क्या हो गया, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ये कंप्रेस हो गई। इससे क्या किया, नेगेटिव आयंस को रिपेल किया, इससे पॉजिटिव आयन को रिपेल किया, तो ऑपोजिट डायरेक्शन। अब अगर ये पोलैरिटी देने से एक्सटेंड होती है तो ये पोलैरिटी देने से कंप्रेस होगी। तो अगर हम ऑल्टरनेटिंग फील्ड में रख देंगे, यहां पे ऑल्टरनेटिंग फील्ड में इस क्रिस्टल को रख देंगे, तो आपको पता है क्रिस्टल क्या करेगी, कभी कंप्रेस होगी कभी एक्सटेंड होगी। यूं ये साइड क्या करेगी, ये ऑसिलेट करेगी। क्या करेगी, एंड यू नो ऑसिलेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड। अल्ट्रासाउंड ऐसे प्रोड्यूस की थी हमने, पाइजो क्रिस्टल को हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग फील्ड में रख दिया था तो उससे ऑसिलेट करती है। ऑसिलेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड, और अगर ये मेगाहर्ट्ज में ऑसिलेट करेगी तो क्या करेगी, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेगी। क्योंकि हम कितनी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज तक, उससे ऊपर तो अल्ट्रासाउंड होती है ना। अच्छा बहरहाल ये जो चीज़ है ना, ये यूज होती है अल्ट्रासाउंड के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हमने बेसिकली पढ़ना क्या था, साउंड डिटेक्शन, माइक्रोफोन पढ़ना है। तो माइक्रोफोन के अंदर क्या होता है, जब मैं माइक पे बोलता हूं तो साउंड वेव आती है, वो टक्कर मारती है पाइजो क्रिस्टल पे। कहां गया, हाँ जी, जब साउंड वेव आएगी, कंप्रेशन आएगा तो उसको कंप्रेस कर देगा, रेफ्रैक्शन आएगा तो उसको एक्सटेंड कर देगा। अब ये वोल्टेज कैसे लेके जाएंगे बाहर, ये पाइजो क्रिस्टल है, पाइजो क्रिस्टल, इसके अराउंड मैंने ये रख दिया और ये वोल्ट मीटर रख दिया। डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी कोटिंग कर दूं ना, मेटेलिक कोटिंग कर दूं, यहाँ पे मेटल की कोटिंग कर दूं, ये ना भी लगाऊं तो यहाँ वोल्टेज आएगी। इसको मेटेलिक कोटिंग कर देता हूं, डायरेक्ट लगा दी मैंने इसको। ये पाइजो क्रिस्टल है, इसकी मेटेलिक कोटिंग यहां कर दी, एक मेटेलिक कोटिंग यहां कर दी। अब जब साउंड वेव आएगी, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इसको टक्कर मारेगा तो कंप्रेशन इसको कंप्रेस करेगा, यहां पे वोल्टेज आएगी। रेयरफैक्शन इसको एक्सटेंड करेगा, यहां पे वोल्टेज आएगी। तो यहां पे कौन सी वोल्टेज आएगी, एसी वोल्टेज। तो अगर मैंने यहां पे सीआरओ लगाया होगा तो सीआरओ पे आपको ये वोल्टेज पल्स यूं करके मिल जाएगी, वोल्टेज टाइम। तो अगला हमारा आर्टिकल जो है वो माइक्रोफोन है, साउंड डिटेक्शन। साउंड डिटेक्शन में पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज होता है। क्या होता है पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ क्रिस्टल होती है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, पॉजिटिव नेगेटिव आयन से मिलकर बनी, सुनो गौर से, पॉजिटिव नेगेटिव आयन से मिलकर बनी है। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस अलाइंड हैं, दे आर अलाइंड। तो एक कोई साइड पॉजिटिव नहीं है, कोई साइड नेगेटिव नहीं है। लेकिन जब हम इसको क्रिस्टल को डिफॉर्म करते हैं, हाई प्रेशर रीजन रखते हैं, तो कंप्रेस हो जाती है। लो प्रेशर में लिखते हैं एक्सटेंड हो जाती है। तो जब ये कंप्रेस से एक्सटेंड होती है तो आयंस के दरमियान बॉन्ड रिजिड नहीं है तो वो ड्रिफ्ट कर जाती है, एक साइड मोर पॉजिटिव एक साइड मोर नेगेटिव बन जाती है। तो बेटा ये कंप्रेस करने पे ये पोलैरिटी आई है तो एक्सटेंड करने पे ये पोलैरिटी आएगी। तो अगर ये ऑल्टरनेटली कभी कंप्रेस होगी, कभी एक्सटेंड होगी, कभी कंप्रेस होगी, कभी एक्सटेंड होगी, तो क्या बन जाएगा, साउंड डिटेक्टर बन जाएगा। तो माइक्रोफोन में जल्दी से, कितना टाइम हो गया, बस 5 मिनट लिखने हैं इसको, हेडिंग लिखिए, साउंड डिटेक्शन, माइक्रोफोन और साउंड डिटेक्टर। माइक्रोफोन और साउंड डिटेक्टर। क्या कहता है माइक्रोफोन, इट कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। In microphone there is a piezo transducer, quartz, when sound waves is incident, sound wave क्या होती है, साउंड वेव सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस, सीरीज ऑफ compressions and rarefactions. And sound waves, series of compression and rarefactions are incident on piezo crystal in mic, piezo crystal in mic. The crystal कभी कंप्रेस होगा कभी एक्सटेंड होगा. The crystal compresses and extends alternately. The crystal compresses
and extends alternately therefore alternating voltage is generated. So sound energy is converted into electrical pulse. Now the sound wave is converted into electrical pulses. Microphone, sound detector, it converts sound energy into electrical energy. In microphone there is a piezo transducer quartz crystal. When sound waves, series of compressions and rarefactions are incident on piezo crystal in mic, the crystal compresses and extends alternately. Compresses and extends alternately. So an alternating voltage is generated. कौन सा इफेक्ट होता है? पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. यहाँ पे क्या हो रहा है? पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है. पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है. Alternating voltage is generated, sound wave is converted into an electrical pulses. ठीक है मेरा बेटा, कॉपी कर लें इसको. और कल हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुरू करेंगे. जो इलेक्ट्रॉनिक्स से मेन आर्टिकल है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर. क्योंकि ये साउंड वेव जो पल्स बनेगी वो बड़ी मरियल सी होगी, इसकी वोल्टेज बहुत कम होगी, तुम्हें वोल्टेज को एम्पलीफाई करना है. तुम्हारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा इंशाल्लाह ऑपरेशनल एम्पलीफायर. ठीक है मेरा बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स, ख्याल रखिएगा.